गुड वंदना जी, वेरी गुड। चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है। अब जैसे कि एक कहावत सभी ने सुनी होगी कि 80% बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल पेट होता है ना। तो यदि हमारा पेट बहुत अच्छा सॉफ्ट हो और क्लीन हो, पूरा एलिमेंट्री कैनाल, तो डेफिनेटली हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, जिनमें मेन क्या है? कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, एसिडिटी, और जैसे ये अल्सर वगैरह जो होता है, तो ये सारी चीजों से बच सकते हैं। ठीक है। अब इसके योग में बहुत सारे तरीके हैं। जैसे कुंजल है, आप लोग ने नाम सुना होगा कि बहुत सारा पानी पी के और उसको वॉमिट कर देते हैं, है ना। लेकिन कुंजल वगैरह में दिक्कत क्या होता है? दंड धोती भी सुनी होगी नाम। तो ये जो प्रोसेस है, इसमें हम कहीं ना कहीं अननेचुरल वे को अडॉप्ट कर रहे हैं, है ना। व्याघ्र क्रिया है। तो मैं यहाँ पे प्रेफर करती हूँ कि बिल्कुल नेचुरल तरीके से हम अपनी एलिमेंट्री कैनाल को क्लीन कर सकें। और जब हम ये वाली क्रियाएं करते हैं, कुंजल, व्याघ्र क्रिया, तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा स्टमक तक का पोर्शन है वही क्लीन होता है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आ जाएगा? जैसे ही हम किसी बाइट को या किसी चीज को मुंह में डालते हैं, तो ये पूरी क्या हो गई? बकल कैविटी। बकल कैविटी से खाना किसमें? ईसोफेगस में गया। ईसोफेगस के थ्रू स्टमक में गया, जहां पर उसका डाइजेशन हुआ। जब वो उसका डाइजेशन कंप्लीट हो गया, तो वो लिक्विड फॉर्म में कहाँ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो उसको सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन किया गया है, वो एब्जॉर्प्शन शुरू हुआ। तो जितने भी पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो बचता है वो किस में गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में जितना भी पानी होता है, उस खाने में लिक्विड जो भी मटेरियल होता है, वो एब्जॉर्ब हो जाता है। और बचा हुआ वेस्ट कहाँ आ जाता है? रेक्टम में। और रेक्टम से एनस के थ्रू बॉडी के बाहर हो जाता है। तो ये पूरी जो चीज होती है, ये कहलाती है एलिमेंट्री कैनाल। तो आज हम जो करने वाले हैं, ये हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल को क्लीन कर देता है, जिसको योग की भाषा में कहते हैं लघु श्रंख प्रक्षालन। अब ये जो लघु श्रंख प्रक्षालन है, ये करना कैसे है? तो ये सबसे पहले इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपको बिल्कुल खाली पेट करना है। आज हम सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन जब ये करेंगे, आप खुद इसको जैसे कल सुबह करके देखिएगा, तो एकदम खाली पेट करना है। दूसरा, इसमें हमको क्या करना है कि जैसे अच्छी तरह से शांति से बैठ के, और हल्का कुनकुना पानी, मतलब इतना गर्म होना चाहिए कि जो आप लगातार पी सकें। और जिनको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है, वो उसमें एक फ्लैट टीस्पून सॉल्ट मिला लेंगे। और जिनको बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो सॉल्ट नहीं डालेंगे, प्लेन पानी लेंगे। वो उसमें चाहे तो कुछ ड्रॉप लेमन के डाल सकते हैं, यदि उन्हें सूट होता है तो ये पानी हमको बनाना है। और जिनको हैवी कॉन्स्टिपेशन रहता है, तो वो उसी पानी में थोड़े से कुछ कैस्ट्रॉल ऑयल एक चम्मच या कुछ ऐसा डाल सकते हैं। तो ये पानी हमको आराम से बैठ के इतना पीना है कि आपको लगे कि यहाँ तक हमारा पूरा पानी से भर गया है। ठीक है, पूरा आपका जो पेट है वो पानी से भर जाए। अब इसके बाद हम जो अभी 5 आसन करेंगे, ये 5 आसन का सेट आपको करना है। तो ये आसन इस तरह से सेट है कि एक बार, जैसे आपको मालूम है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे कर्व के रूप में, कुंडलित रूप में हमारे पेट में सेट होती है। और ज्यादातर आज का जो हमारा खाने का स्टाइल है, उसमें फाइन पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं। और वो जैसे ऐसे कर्व हुआ, तो वो जो कर्व का कॉर्नर होता है, वहां पर वो स्टिक हो जाते हैं। और जब वो लंबे समय तक चिपके रहते हैं, तो वो बहुत सारी समस्याओं को पैदा करते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पानी, आपको मालूम है कि स्टमक में नहीं रुकता है, डायरेक्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो जब फोर्स के साथ पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, और हम ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको एक बार ऐसा खोलते हैं, ऊपर की तरफ खींचते हैं, तो ये जो ऐसे कर्व हैं, ये ऐसे खुलते हैं।
और ऊपर से पानी का प्रेशर है, तो वहां जितनी भी चीजें डिपॉजिट हैं, चिपकी हुई हैं, वो क्या होंगी, नीचे की तरफ स्लिप हो जाएंगी। दूसरा हम क्या करते हैं कि इसको इस तरह से लैटरल बैंडिंग करते हैं, तो दोनों साइड के जो फोल्ड्स हैं वो खुलते हैं। फिर हम इसको ट्विस्ट करते हैं। तो ये 3 प्रोसीजर से क्या होता है कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें जितने भी स्टिक पार्टिकल या जो भी पार्टिकल रुके हुए हैं वो स्लिप आउट होके नीचे आ जाते हैं। क्योंकि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल वॉल होती है वो कैसे होती है, जैसे हमारे घर में फर वाली कोई चीज होती है ना, मखमल होता है या सोफे वगैरह पे बिछाने के लिए एक फर वाला मटेरियल होता है, तो इंटरनल वॉल बिल्कुल ऐसी होती है, उसमें अंदर छोटे छोटे से रेशे होते हैं जिनको हम विलाई कहते हैं। ठीक है, और उनका क्या काम होता है, खाने को आगे की तरफ, जो भी मटेरियल है इंटेस्टाइन में उसको ऐसे आगे की तरफ मूव करके बढ़ाते जाना। तो वो जब, जैसे आप देखिए, कभी इमेजिन कीजिए कि आपके पास वेलवेट की कोई चीज है और उस पर कोई आप थोड़ा सा ऐसा ऑयल या मान लीजिए कोई आटा उस पर चिपका दीजिए, तो देखिए उतनी जगह हार्ड हो जाती है, वहां के वो जो रेशे है ना उसकी सॉफ्टनेस चली जाती है और उनका जो मूवमेंट है वो कम हो जाता है, रुक जाता है। बिल्कुल यही प्रोसीजर हमारी इंटेस्टाइन में होती है। तो जब हम पानी के साथ ये करते हैं तो ये बिल्कुल क्लीन होती जाती है। अब आपको करना क्या है कि ये हम कोशिश करते हैं 5 सेट करने की। 5 आसन है, हर आसन को 10 टाइम्स करते हैं, तो एक सेट में कितने आसन हो गए, 50। ठीक है, ये 50 आसन करने के बाद जब हम दूसरा सेट शुरू करते हैं तब आपको, अगर आप पी सकते हैं तो थोड़ा सा और पानी पीना है और फिर दूसरा सेट शुरू करना है। ऐसे ही 5 सेट करेंगे। बीच में यदि हमको ऐसा लगता है आज तो हम बिना पानी पिए कर रहे हैं क्योंकि सिर्फ सीख रहे हैं, है ना, बीच में आपको लगता है कि फ्रेश होने जाना है तो आप फ्रेश होने जाइए, आके फिर पानी पीजिए, फिर जहां से आपने डिसकंटिन्यू किया है उसको कंटिन्यू करिए। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज की जाती है। स्टार्टिंग में कोशिश करें कि हर ऑल्टरनेट डेज करें। कब तक करना ऑल्टरनेट डेज, जब तक कि आप फ्रेश होने जाएं और ट्रांसपेरेंट पानी आपके एनस से बाहर ना निकलने लगे। जब ये एनस से ट्रांसपेरेंट पानी पास आउट होने लगता है तो आप उसको वीक में एक बार ले जाएं, फिर जैसे सैटरडे टू सैटरडे या संडे टू संडे, एक महीने में 4 बार करें। फिर उसके बाद 3rd मंथ में आप इसको ऑल्टरनेट वीक करें, एक हफ्ता छोड़ के 15 दिन में एक बार, और 4th में आप इसको महीने में एक बार कर लेंगे तो भी सफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी प्रोसेस हो गई। अब हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम नमक वाला या सिंपल पानी पीते हैं तो हमारी, जैसे ये ट्यूब है तो यहाँ पर ये जो ये तो उसकी आउटर वॉल हो गई, ये इंटर वॉल हो गई, तो ये इंटर वॉल को सेफ रखने के लिए उस पर एक पूरी म्यूकस की लेयर होती है। उसका काम क्या रहता है, जैसे आपने बहुत तेज मिर्च खाई तो चूंकि इंटरनल वॉल बहुत सॉफ्ट होती है तो उस पर असर ना हो, वो उसको प्रोटेक्ट करती है। दूसरा क्या होता है कि वो बहुत स्लीपरी होती है, तो स्लीपरी होने के कारण क्या होता है कि जो आप फूड खाते हैं वो स्लिप होके नीचे की तरफ चला जाता है। तो जब हम ये लघु शंख प्रचालन करते हैं तो पानी के साथ हमारी वो लेयर भी हट जाती है। तो हमको जब ये हम लघु शंख प्रचालन करें तो उसके बाद हमारा जो पहला खाना है वो बहुत पतली मूंग दाल और चावल की खिचड़ी होना चाहिए, जिसमें नमक भी बहुत कम डला हो, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और गाय का घी। तो वो जो गाय का घी होता है वो उस कवरिंग को फिर से क्रिएट कर देता है। और उस एक दिन 24 घंटे तक हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो बहुत स्पाइसी फूड होता है, जिसमें बहुत मिर्च हो, गरम मसाला हो, इस टाइप का फूड लेने से बचें। सिंपल हमारा जो खाना होता है जो घर में रोज बनता है उस तरह का खाना हम खाएं। तो ये 2 सावधानियां हमको बाद में रखनी है। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है तो थम्स अप कर दें। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसका फर्स्ट आसन है ताड़ासन, राइट। तो ताड़ासन के लिए पहले तो सब खड़े हो जाएं और एक बार करके देखें, जो जैसे, क्योंकि ताड़ासन से सभी परिचित हैं आई थिंक, है ना, कि दोनों हाथ ऊपर ले जाना, टर्न करना और एड़ियों को ऊपर उठाना। एक बार करके देखें, पूरे फील के साथ करें कि आपको कहाँ प्रेशर आ रहा है, कौन सी मसल्स खिंच रही है,
कि कौन सा पेट के किस हिस्से पर असर आ रहा है, सारी चीजें आप फील करें। 1 या 2 बार करके देखें, कुछ सेकंड रुकें जिससे आप फील कर सकें। गुड रूबी जी। और धीरे से वापस आ जाए। ये आपको इसलिए कराया है क्योंकि जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको एक प्रॉपर वे में फर्क समझ में आए कि जो दोनों आपने किए उसमें डिफरेंस क्या था। ठीक है, अभी आपने फील कर लिया, अपने सारे बॉडी की पोजीशन देख ली, थम्स अप करके मुझे वहीं से बता दें। ठीक है, अब हम इसको करते हैं विथ टेक्निक। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ डिटेल में बताऊंगी इसको, क्योंकि बहुत सारे लोग नए हैं, जो पुराने हैं उनको तो ऑलरेडी मालूम है क्योंकि मैं कई बार बताती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग नए हैं तो इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी। तो पहले आप लोग स्क्रीन के पास आके देख लें, फिर मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी, उस इंस्ट्रक्शन के साथ आप करते जाएंगे। तो पहले एक बार देख लें जिससे आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्ट करना क्या है। देखिए, पहले मैं स्क्रीन डाउन कर रही हूँ क्योंकि मुझे लोअर बॉडी दिखानी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे पहले जब हम खड़े होते हैं कोशिश करें स्टार्टिंग में वॉल का सपोर्ट लेके करें। ठीक है, जिससे कि आपका बैलेंस बना रहे, तो आप स्ट्रेच बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो जब हम इस तरह से खड़े होते हैं तो हम जो करते हैं आसन, वो इधर से ऐसे खड़े हुए इन जनरल, और दोनों हाथ ऊपर किए और ऊपर की ओर स्ट्रेच कर दिए, है ना। ऐसे ही करते हैं, थम्स अप करें। राइट, है ना। अब हमें करना क्या है, देखिए सबसे पहले वॉल के पास खड़े होना है। सबसे पहला काम करना है हमारे दोनों पैर के पंजों पर। ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा कि यहाँ पर क्रैम्प ज्यादा आते हैं, ऐसे उंगली के ऊपर उंगली चढ़ जाती है, एड़ी बहुत दर्द करती है। उसका कारण क्या है कि आप योग में याद कीजिए, जितनी भी एक्सरसाइज करते हैं, क्या आप इस हिस्से की कोई एक्सरसाइज करते हैं? नहीं। ये जो एक वैली पोर्शन है, जो पैर के अंदर कर्व है, इसको आप कभी नहीं खोलते। जबकि स्टैंडिंग आसन, अभी जो पोजीशन बता रही हूँ, वो कोई भी स्टैंडिंग आसन के लिए आपकी बेसिक पोजीशन है। ठीक है, तो आपको सबसे फर्स्ट करना क्या है, वॉल के सहारे खड़े हो गए। अब आपको आपके जो पैर हैं, थोड़ा सा पैर पर ध्यान से देखिएगा। लेग सबको दिख रहे हैं अभी मेरे ध्यान से, है ना। अब ये इस तरह से हम सिंपल खड़े हुए हैं। कोशिश करना है कि हील से टो तक आपस में ज्वाइन कर ले। तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे ना, यहाँ नी पर एक ट्विस्टिंग होगी और आपको ऐसा लगेगा कि आप थोड़े से हिल रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको करना क्या है कि एड़ी को देखिए, मैंने इस एड़ी को अंदर की तरफ दबाया, पैर को खींचा और सामने की तरफ लिया है। अब देखिए आप, मेरी दोनों उंगलियों के बीच में डिस्टेंस लंबाई में आ गया है। एक मेरा तो इधर है, दूसरा इधर है। ये क्यों आया है? क्योंकि हमने ये जो वैली पोर्शन है इसको खोला है। तो फर्स्ट आपको हील को पुश करना है, पैर को आगे खींचना है, सेम दूसरे को करना है। अब जब ये दोनों पैर के सोल पूरी तरह से खुल गए तो उंगलियों को इस तरह से फैलाना है। ये आपकी फुट की पोजीशन रहेगी। राइट, अब यहाँ से आप बाकी आगे करते जाएंगे तो साथ में करें, क्योंकि ये मोस्टली ये किस तरह से खींचना ये समझ में नहीं आता है। तो आप लोग खड़े हो जाएं, अगर वॉल का पीछे सपोर्ट ले सकते हैं तो वॉल का सपोर्ट ले लें। अब सबसे पहले कोशिश करें कि आपकी एड़ी का पिछला हिस्सा, बटक्स, शोल्डर प्लेट और जो आज्ञा चक्र है इसके जस्ट पीछे वाला जो हिस्सा है वो वॉल को टच करे। आप जैसे ही इस पोजीशन में खड़े होंगे ना, तो आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगना शुरू हो जाएगा। दोनों सोल को आपस में बिल्कुल ज्वाइन कर लें। अब लेफ्ट हील को थोड़ा सा पुश करें और लेफ्ट टो को आगे की तरफ खींचें और फिर राइट को भी खींचें। पैर की उंगलियों को, टोज को मैक्सिमम फैलाएं। आपके टोज वैली पोर्शन जो है, वैली पोर्शन मतलब दो पैर की उंगलियों के बीच का ये हिस्सा, यहाँ पर एक स्ट्रेचिंग फील होनी चाहिए। अब सेकंड स्टेप में आपको क्या करना है, नी के सामने एक कटोरी जैसा हिस्सा होता है, उसको थोड़ा ऊपर खींचें और पीछे की ओर खींचें, दीवार की तरफ। कोशिश करें कि ये जो पिछली स्किन होती है
नी की वो वॉल से टच हो। तो जैसे ही आप ये प्रोसेस करेंगे आप देखेंगे आपके थाई मसल्स में एकदम टाइटनेस आ गई है। हम सब करके बता दें, थाई मसल में टाइटनेस आई है। ओके, वेरी गुड। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि जो शोल्डर है इनको रोल बैक करना है और पीछे सटाना है। जैसे ही आप रोल बैक करेंगे आप देखिए आपका चेस्ट पूरा ओपन हो गया। पहले आप कैसे रखे थे, ये चेस्ट क्लोज था, और इसको चेस्ट को पूरा ओपन करना है। दोनों हाथ साइड में सिर एकदम सीधा, चिन अप, और यहाँ पर हाथ की उंगलियां पूरी तरह खुली हों और हाथ को भी वॉल से टच करके रखें। ये आपकी कोई भी स्टैंडिंग आसन करने के लिए ये बेसिक पोजीशन है। अब यहाँ से आप दोनों हाथों का जो ये छोटी उंगली वाला कोर है इसको वॉल से टच रखते हुए, ज्यादातर लोग इसको ऐसे उठा लेते हैं, ये वॉल से टच रखते हुए ऊपर ले जाएं धीरे धीरे। और ऊपर जब आपके पाम का पिछला हिस्सा, मतलब ये इस टाइप से जब आपस में ज्वाइन हो जाए तो इसे पलटें, उंगलियों को आपस में ज्वाइन करें, टर्न करें। अब इसमें देखिए जब आप ये फिंगर्स टर्न करेंगे ना, तो जैसे आपने ये फिंगर को इंटरलॉक किया ऊपर, और जैसे ही मैं टर्न करने के लिए बोलूंगी तो आप ये छोटी उंगली को ऐसा खोल लेंगे। तो यहाँ ध्यान रखें कि ये जो छोटी उंगली का वैली पोर्शन है ये दोनों का आपस में टच रहे, मतलब आपकी टर्निंग ऐसी होनी चाहिए, ना कि ऐसी। तो इसे टाइट रखें, टर्न करें, सामने किसी एक पॉइंट पर देखें। अब धीरे धीरे हील्स को ऊपर उठाएं विथ इनहेल। जितना मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हैं खींचें ऊपर की तरफ कंप्लीट बॉडी को। अब इस स्ट्रेचिंग को मैनेज रखें, कंप्लीटली एक्सेल करें, मूल बंद और उद्यान बंद लगाएं, बटक्स को स्क्वीज करते हुए अंदर की ओर खींचें, रुकें इसी पोजीशन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आ जाएं, हाथ को वैसे ही दीवार से सटाते हुए धीरे धीरे वापस लाएं। सरिता जी आपका देखिए एक हाथ ऊपर एक हाथ नीचे आ रहा है, सेम लेवल से लेके आइए। अब इसमें क्या आपको दोनों आसन में फर्क लगा? अनामिका जी बताएंगी, अनामिका जी ने आज फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। मैम हम्म मैम डिफरेंस था क्योंकि यूजुअली जब हम कर रहे हैं तो हम इतना पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेच नहीं करते कि टोज को और हमारे एचाइल टेंडन को स्ट्रेच करने के बाद, हमारे काफ्स को स्ट्रेच करने के बाद हम ऊपर जाते हैं। यूजुअली हम प्रिपेयर होते हैं, हल्का सा हील्स अप हील्स डाउन करते हैं और पोस्चर में चले जाते हैं और होल्ड करके वैसे ही वापस आ जाते हैं। वापस। बट बहुत अच्छा स्ट्रेचिंग के साथ हुआ मैम। थैंक यू अनामिका जी। अब इसमें एक और बेनिफिट क्या है, ये एंटी एजिंग का भी काम कर रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी में 3 लेयर है, बोन है, फिर मसल्स है, फिर उसके ऊपर स्किन है। और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो क्या होता है, इन 3 लेयर के बीच में गैप आना शुरू हो जाता। तो यहाँ पर आपने देखा हमने पूरी स्किन को अंदर की तरफ टाइट किया, बटक्स को अंदर की तरफ स्क्वीज किया, फ्लोर मसल्स को ऊपर खींचा, नेवल को अंदर ले गए। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये जो गैप आने की प्रोसीजर है इसकी स्पीड को स्लो कर रहे हैं। तो मान लीजिए एक हम इमेजिनरी नंबर लेते हैं कि आज से 10 साल बाद आपका वो 2 mm या 5 mm का गैप आ जाएगा, तो वो 10 साल की जगह 20 साल में आएगा। ठीक है, तो हमें इसको फास्ट 10 टाइम्स करना है। तो खड़े हो जाएं सब और 10 टाइम फास्ट इसको ताड़ासन को करें, आपको रुकना नहीं है। काउंटिंग के साथ फास्ट 10 टाइम्स ताड़ासन करेंगे। शुरू करें। 1 2, फास्ट करते जाएं।
10 टाइम्स जब हो जाए तो फिर हम फास्ट करना है, इसको स्लो नहीं, फास्ट करना है। टेन टाइम्स जब हो जाए तो फिर आप वापस आ जाएं। मैम जब पूरा स्टेप फॉलो करते हैं ना तो उतना फास्ट हो नहीं पाता। जब हम पहले हाँ, जिस तरह से करते थे वो तो एक्चुअली फटाफट हो जाता है। पूरे एक देखिए, एक स्टेप को कि ये पूरा गया, फिर ये दोनों को पीछे मिलाया, फिर इस तरह से करके, तो वो थोड़ा सा उस पे हाँ, टाइम लगता आप है। उतना सही बोल फास्ट रहे हैं चेलना जी, लेकिन हम ये देखेंगे कि हमारा इंटेंशन क्या है। ये जो हमने स्लो बताया ये कब करना, जब आप ताड़ आसन लगा रहे हो, है ना। और अभी हमको क्या करना है, सिर्फ हमारी जो, चूंकि हम बॉडी को ऊपर खींच रहे हैं तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को ऐसे ऊपर खींचना है। तो अभी आप ये सारे स्टेप सिर्फ एक बार फॉलो करें और उसके बाद फास्ट करते जाएं, क्योंकि यदि आप स्लो खींचेंगे तो वो पानी का फोर्स नहीं आएगा। तो अभी हमारा जो इंटेंशन है वो सिर्फ इंटेस्टाइन है, ठीक है। मतलब जब मैम लघु संघ प्रक्षालन करेंगे तो ये स्टेप सारे फॉलो करने हाँ, जरूर। तब आपको फास्ट करना। और मूल बंद और उद्यान बंद मैम हाँ, वो आप लगा सकते हैं, वो है भी ना, फास्ट है, लेकिन उतना हो नहीं मोस्टली पाता। लेकिन वो नहीं लगा हाँ, पाते हैं, तो नहीं इसलिए लगा। आपको सिर्फ इनहेल करते हुए ऊपर खींचना है और एक्सेल करते हुए वापस आना, क्योंकि दीदी अभी दीवार हमारा से टिक के करना फास्ट। हाँ, इसमें फास्ट करना है लघु शंकर। दीवार से टिक के, दीवार से टिक के नहीं, करना। बैलेंस यदि आप बना सकते हैं तो अलग भी कर सकते हैं। ओ दीदी जब मूल बंद और उद्यान कैसे लगाना, मतलब ऊपर खींचना है क्या? नहीं, अभी नहीं लगाना है आपको। जब आप ताड़ासन लगाए ना तब की पोजीशन है ये। अभी लघु शंख प्रक्षालन में सिर्फ डायनामिक ताड़ासन करना है। हर आसन दो तरह का होता है, एक है डायनेमिक और एक है स्टिल। तो डायनेमिक में हमको फास्ट बस करते जाना है, ठीक है। तो जैसे ताड़ासन में मूल बंद और उद्यान बंद को क्या करना, खींच के रखना है ऊपर की ओर। इसमें हाँ, इसमें अभी नहीं लगाना है लेकिन, ठीक है। मैम कितनी बार रिपीटेशंस करने 10 रहेंगे? 10 टाइम्स करना है। मैम लघु शंख प्रक्षालन में भी हर आसन को 10 टाइम्स ही हाँ, रिपीट करना होता है? 5 आसन होते हैं, हर आसन को हम 10 टाइम्स रिपीट करेंगे तब हमारा एक सेट हो, ओके ठीक है। मैम। तो मैम अब जैसे हम हमने आते एक आसन कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेक लेके 10 सेकेंड्स का फिर दूसरा स्टार्ट करेंगे नहीं नहीं, या फिर? कंटिन्यूशन ओके कंटिन्यूशन, ओके जितना ओके मैम। कंटिन्यूशन में करेंगे उतना ये अच्छा होगा। ओके मैम। चलिए, अब हम आते हैं सेकंड आसन पर, ठीक है। तो सेकंड आसन हमको करना है साइड बेंडिंग। साइड बेंडिंग के लिए सबसे पहले अपने लेग्स के बीच में गैप करें, लगभग 1 फीट का डिस्टेंस रख लें। अब अपने टोस को देखें, आपके टोस वी शेप हैं। अगर वी शेप हैं तो उनको पैरेलल करें। जैसे आप पैरेलल करेंगे तो आपके नी में एक ट्विस्ट फील होगा आपको, और ये आपके एक्सरसाइज आपके नी को अलाइंड कर रही है। साथ ही साथ मैं लोअर बॉडी पे नहीं फोकस कर रही हूँ। तो आप अपने टोस को पैरेलल रखते हुए 1 फीट का डिस्टेंस रखें। अगेन नी टाइट करें, पटेला को थोड़ा बैक साइड में पुश करें जिससे थाई मसल्स टाइट हो जाएं। अब आपको लैटरल बेंडिंग में ध्यान क्या रखना है कि आपके ना ही नी फोल्ड होंगे, ना ही यहां से आपका लोअर बॉडी फोल्ड होगी। मतलब फोल्ड होने का मतलब होता है कि ये देखिए, अगर आप नी से फोल्ड होंगे तो आपकी लोअर बॉडी किस तरह से बेंड होगी, ये दिख रहा है। नी स्लाइडली फोल्ड हो गया है, शोल्डर आगे की ओर आ गया है। तो आपको कोशिश करना है कि ये दोनों चीजें ही ना हो। आपकी लोअर बॉडी जो है वो स्ट्रेट रहे। और अब आपको एक हाथ को, मान लीजिए आप राइट हैंड को इस तरह से थाइस के पास रखते हैं, शोल्डर दोनों अगेन बैक, चेस्ट ओपन।
राइट हैंड को ऊपर ले जाते हैं। यहाँ मैं आप लोग को देख रही हूँ इसलिए मेरी चिन थोड़ी सी डाउन है, तो कोशिश करें कि ये इस तरह से जो आपका लोअर जॉ है ये फ्लोर के पैरेलल रखें। आई लेवल पे सामने किसी एक पॉइंट को देखें जिससे वो मिस ना हो। अब ये जो राइट हैंड ऊपर लेके गए हैं इसको कोशिश करें कि इसके जो बाइसेप है ये कान के पिछले हिस्से को टच करें। जैसे ही हम बोलते हैं कि ये पिछले हिस्से को टच करें तो हम मोस्टली ऐसा कर लेते हैं, तो चिन अप, हाथ पीछे ले जाएं। ठीक है, अब इसमें देखिए कि जो मैंने हाथ ऊपर लेके गई हूँ यहाँ ये चेस्ट को क्लोज कर रहा है। ज्यादातर लोग इस पोजीशन से ऐसे हाथ उठा लेते हैं, ये अंदर की तरफ रोल हो गया है। तो ये अंदर की तरफ रोल नहीं होना चाहिए, ये रोल बैक करें फिर ऊपर ले जाएं। ये देखिए ऑटोमेटिक, देखिए मेरा हाथ कितना पीछे चला गया। यदि मैं इसको ढीला छोड़ के ये ऊपर उठा रही हूँ तो मेरा हाथ कान के आगे की तरफ आ रहा है, और यदि मैं इसको रोल बैक करके फिर ऊपर उठा रही हूँ तो देखिए ये कान के पीछे चला गया है। डिफरेंस दिख रहा है कि स्क्रीन के पास आके दिखाऊं? थम्स अप करके बता दें। यस, ओके। तो हमको क्या करना है, रोल बैक रखना है। नीचे वाली हाथ की उंगलियों को पूरा खोलें और साइड में सटा के रखें। ऊपर वाले हाथ की उंगलियों को पूरा खोलें, शोल्डर रोल बैक करें और इस तरह से इस हाथ को ले आए। अब ये देखिए मेरा हाथ जो है कान के कितने पीछे चला गया है, जबकि आप इसको अगर लूज रखते हुए करेंगे तो ये कान के पीछे जाना मुश्किल होगा। अब इस पोजीशन में जो ये नीचे वाला हाथ है इसको नीचे की तरफ खींचे, मतलब ये शोल्डर नीचे डाउन होगा। ये जो ऊपर वाला हाथ है इसको ऊपर की तरफ खींचे। अब मेरे दोनों शोल्डर में प्रेशर है, अभी मैंने बॉडी बैंड नहीं की है, ठीक है। और धीरे धीरे फिर हम इसको इस तरह से दोनों शोल्डर्स को एक स्ट्रेट लाइन में रखते हुए, चिन अप रखते हुए इस तरह से बेंड करेंगे। ठीक है, एक बार पहले लूज बॉडी रखते हुए बेंड करके देखें तो आपको दोनों में फर्क समझ आएगा। अनामिका चिन अप, चिन डाउन कर दी। एक बार लूज में करके देखें जैसे आप लोग रेगुलर करते हैं, और फिर ये करें तो आपको दोनों में अंतर समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम इंस्ट्रक्शन के साथ करते हैं। लेग्स के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस, हिप विड्थ डिस्टेंस, टोज पैरेलल। चेलना जी डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा लें, टोज पैरेलल रखें। राइट हैंड ऊपर ले जाएं सभी, लेफ्ट हैंड को नीचे रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को पूरी तरह से खोलें क्योंकि हम एक्सरसाइज एक साथ कर रहे हैं। अब दोनों शोल्डर रोल बैक करें। सॉरी, पहले रोल बैक करना था फिर हाथ ऊपर ले जाना था, वेरी वेरी सॉरी। पहले रोल बैक कर लें, उंगलियों को खोल लें। अब एक हाथ ऊपर एक नीचे। अब जो हाथ नीचे है उसे थोड़ा सा नीचे की ओर खींचें, और जो हाथ ऊपर है उसे ऊपर की ओर खींचें। अभी बैंड नहीं करना है, सिर्फ खींचना है। जब मैक्सिमम स्ट्रेचिंग आ जाए तो धीरे धीरे जो हाथ नीचे है उस साइड बैंड करें। गुड़िया सामने देखो, हाँ, धीरे धीरे बैंड करते जाएं। गुड सौरभ जी, वेरी गुड। उंगलियां खोल के रखें सौरभ जी, मैक्सिमम। अब देखिए आपके एक साइड बहुत अधिक श्रिंक हो रहा होगा, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा होगा, और एक तरफ एक्सटेंशन आ रहा होगा। अब धीरे धीरे वापस सेंटर में आए, ऊपर वाले हाथ को नीचे लेकर आ जाएं। अगेन शोल्डर रोल बैक करें, उंगलियां खोलें, और जो दूसरा हाथ है उसे ऊपर लेकर जाएं। अपोजिट साइड से हम सेम एक्सरसाइज करेंगे, और धीरे धीरे अब अपोजिट साइड लेटरल बैंड करें। शोल्डर नीचे वाले को नीचे खोलें, ऊपर वाले को ऊपर की ओर खींचें। दीप्ति जी चिन अप रखें थोड़ा सा, यस, वेरी गुड। कुछ सेकंड रुकें फिर वापस आ जाएं, वापस सेंटर में आ जाएं। अब इसी को आपको फास्ट करना है, बॉडी की स्ट्रेचिंग को बनाकर रखें और फास्ट करते जाएं। 10 टाइम आप चाहें तो पहले 10 टाइम्स एक की साइड कर सकते हैं, आप चाहें तो ऑल्टरनेट कर सकते हैं। रूबी जी हाथ और नीचे जाएगा, बैंड होगा तो ऊपर वाला हाथ, हाँ, गुड। देखिए सिर को हल्का सा ऐसा बैंड करना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। फेस आपकी नोज बिल्कुल सामने की ओर रखते हुए आपको बेंड करना है। 10 टाइम्स लेफ्ट साइड करें, 10 टाइम्स राइट साइड। सौरभ जी शोल्डर को थोड़ा लूज छोड़ें, आप जो नीचे वाला शोल्डर है ना उसको ऊपर खींच के रख रहे हैं, जो हाथ नीचे रहता है।
यस, वेरी गुड। अब बेंड कर, लेटरल बेंडिंग, 10 times left side, 10 times right side. गुड रूबी जी। इसमें देखिए, एक मिनट, सौरभ जी और रूबी जी जो मिस्टेक कर रहे हैं, थोड़ा सा आप स्क्रीन के पास आके देखें ध्यान से दोनों। देखिए आप क्या कर रहे हैं कि जब ये पोजीशन अडॉप्ट कर रहे हैं ना, तो आप ऐसे झुक रहे हैं। आपका ये फेस सामने रहेगा लेकिन ये ऐसे झुकेगा, फेस भी थोड़ा सा, हाँ गुड, ऐसा जाएगा, ठीक है। फेस रहेगा सामने की ओर लेकिन लेटरल बैंड होगा। हाँ, सिर और नीचे जाएगा रूबी जी, थोड़ा सा और डाउन करें हेड को, हेड डाउन करें थोड़ा सा, यस वेरी गुड, अब परफेक्ट। 10 टाइम्स जब दोनों साइड से हो जाए तो रुक जाएं। इसके बाद इसका जो थर्ड आसन है, सभी के हो गए? ओके, चलिए तो हम आते हैं थर्ड आसन पे। अब इसका जो थर्ड आसन है वो होता है कटी चक्रासन, ठीक है। तो कटी चक्रासन मतलब क्या करना है आपको, कटी चक्रासन जो हम करते हैं इसमें लेग्स के बीच में 1.5 से 2 फीट का डिस्टेंस रखना है, दोनों हाथ साइड में स्ट्रेट करना है और हमको अपर बॉडी को ट्विस्ट करना है। पहले लेफ्ट साइड जब हम ट्विस्ट करेंगे तो जो हमारा लेफ्ट हैंड है ये इस तरह से पीछे आ जाएगा, ये यहाँ से ये जितना आगे आ सकता है, आर्म पिट पूरा क्लोज रहेगा, और जो राइट हैंड है वो सामने आता हुआ अपोजिट शोल्डर पर आएगा और इस तरह से पूरी बॉडी ट्विस्ट होगी। फिर दोनों हाथों को हम पूरा खोलते हुए साइड में आएंगे और फिर इसको अपोजिट लेके करके देखें, एक बार नॉर्मल करके देखें, फिर हम इसको विथ टेक्निक्स करते हैं, एक एक बार करके देखें। चलिए अब हम इसको सब, इसकी जो टेक्निक है उसके साथ करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लेग्स के बीच में गैप करें, लगभग 1.5 फीट का, 1.5 से 2 फीट का हिप से बाहर जाएंगे आपके लेग्स। अब देखें आपके टोज वी शेप हैं क्या, अगर वी शेप हैं तो उनको ए शेप लाएं, पैरेलल से थोड़ा और अंदर लाएं। अब ये जब आप पैरेलल से थोड़ा और अंदर ले आते हैं ना, तो आपके स्लिप होने के जो चांसेस हैं वो 0 हो जाते हैं। अब आप पैर को स्लिप करके देखिए, हो पा रहा है क्या? नहीं हो पाएगा, ठीक है। नी को टाइट करें, नी का पटेला टाइट करें एकदम। अब दोनों हाथों को साइड में स्ट्रेट कर लें, चिन अप, सामने की तरफ देखें, दोनों हाथ साइड में स्ट्रेट, बाहर की तरफ खींच के रखें। इमेजिन करें कि दोनों हाथ बाहर की तरफ खींच रहे हैं और हाथों की उंगलियों को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कंधों पर स्ट्रेच, उंगलियों पर स्ट्रेचिंग कुछ भी नहीं, ठीक है। अब बिल्कुल उंगलियों को लूज रखते हुए लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें अपर बॉडी को, लेफ्ट हैंड को आर्मपिट क्लोज करते हुए पूरा पीछे की ओर ले जाएं और राइट पाम को लेफ्ट शोल्डर पर रखें। जितना पीछे आप देख सकते हैं उतना पीछे देखें, वापस सेंटर में आए और अपोजिट जाएं। अब इसे फास्ट करें थोड़ा सा, 10 टाइम्स लेफ्ट साइड, 10 टाइम्स राइट साइड, फास्ट करते जाएं। जितना उंगलियां, फिंगर्स जितना ढीला छोड़ेंगे उतना आपका फिंगर्स का सर्कुलेशन फास्ट होगा। शोल्डर टाइट, फिंगर्स लूज। दीप्ति जी आर्मपिट क्लोज नहीं हो रहा है आपका, हाथ पीछे, हाँ ये पोजीशन आएगी, ठीक है। आर्मपिट पूरा क्लोज, यस वेरी गुड, गुड। और देखना आपको पीछे की तरफ है, परफेक्ट।
सौरभ जी हाथों की पोजीशन ठीक नहीं आ रही है, आप रितु जी को पिन कर लें। रितु जी आपको स्लो मोशन में एक बार हैंड पोजीशन बता देंगी। रितु जी आप अपना ना हैंड रेस करके रखा करिए तो आपका ना फर्स्ट पे रहेगा। इन्हें पिन कर लें तो ये आपको एक बार आर्म्स की पोजीशन बता देंगी। और भी कोई देखना चाहे तो उन्हें पिन कर ले। चेलना जी आपका ठीक आ रहा था, आपको जरूरत नहीं है। मेरा ठीक आ रहा दीदी? हाँ आपका भी ठीक आ रहा है। दीप्ति जी का, श्वेता जी का, इनका सभी का ठीक आ रहा। स्वाति जी का भी एकदम ठीक आया था। यस सौरभ जी, यस। हाथ को जो पीछे वाला हाथ है ना, उसकी हथेली को कोशिश करें कि वो 90 डिग्री पर एल्बो है। हथेली ऊपर की तरफ लाएं, जो पीछे हाथ है। पीछे हाथ और ऊपर लाएं, थोड़ा और ऊपर लाएं। यस, ये परफेक्ट पोजीशन है। ठीक है, गुड, वेरी गुड। रूबी जी अभी भी आपका ठीक नहीं आ रहा। पीछे वाले हाथ की कोहनी को मोड़े 90 डिग्री। जो हाथ पीछे आप ले जा रही ना, मोड़े और मोड़े। आर्मपिट क्लोज करें अपनी तरफ, दूसरे हाथ की तरफ खींचें, दूसरे हाथ की तरफ इसकी। हाँ, और दूसरे वाले हाथ को अपोजिट शोल्डर पर रखें। जो सामने हाथ है ना, इस हाथ को शोल्डर पर रख लें अपोजिट। सामने जो हाथ है आपका, ये, हाँ शोल्डर पर रखें, आराम से शोल्डर पर रखें। हाँ, ये पोजीशन आएगी आपकी। ठीक है, चलिए आई थिंक बाकी सभी का हो गया होगा 10 टाइम्स। अब इसमें ट्विस्टिंग में एक चीज हमको बहुत अधिक ध्यान रखने वाली है, जो मैं सॉरी आपको पहले बताना भूल गई थी। एक बार देख लें पहले थोड़ा सा, क्योंकि गलत करने से बेटर है ना करें। देखिए यहाँ पर हम जो ट्विस्टिंग करते हैं ना, तो अभी भी बहुत से लोग ये गलती कर रहे हैं कि ट्विस्टिंग में क्या करते हैं कि जैसे ये इस साइड ट्विस्ट किया, ये अपर बॉडी झुका ली, ये ट्विस्टिंग की। दिख रहा है मेरी स्पाइन पूरी ना एक साइड पहले बेंड हो गई, मतलब स्पाइन जैसे ऐसी होती थी, इसको हमने पहले ऐसे बेंड किया फिर ट्विस्ट किया। ये नहीं, स्पाइन आपकी स्ट्रेट होना चाहिए। मतलब अगर दोनों शोल्डर ये स्ट्रेट हैं तो ये इस तरह से ट्विस्ट होनी चाहिए। इसमें देखिए स्पाइन मेरी पूरी स्ट्रेट रह रही है। ठीक है, और अगर हम ऐसे करके और फिर करेंगे तो यहाँ स्पाइन बेंड हो जा रही है, तो 100% आप अपनी स्पाइन को यहाँ पर डैमेज करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आपकी जो स्पाइन है वो पूरी तरह से स्ट्रेट रहते हुए ट्विस्ट करें। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं तिर्यक भुजंग आसन पे। मैं रितु जी को पिन कर रही हूँ। यस, आई थिंक सभी को दिख रहा होगा। आराम से मैट पर लेट जाएंगे, पहले आप लोग देख लें, है ना, फिर उसके बाद करेंगे। दोनों लेग्स ज्वाइन करेंगे, आपके टोज, हील, एंकल, नी सभी ज्वाइन रहेंगे। इसके बाद आप अपने सोल को वर्टिकल कर लेंगे, टोज अंदर, हील बाहर की तरफ। दोनों हाथ शोल्डर के बाजू में, हथेलियां, उंगलियां पूरी खुली हुई, और एल्बो आपकी ऊपर आकाश की तरफ। पाम्स को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट कर लें रितु जी, स्लाइडली चेस्ट के पास कर लें। दोनों एल्बो आपकी आकाश की तरफ और अंदर की तरफ। ठीक है, इसको बाहर की तरफ नहीं करेंगे। बाहर की तरफ खोल के दिखाएं रितु जी थोड़ा सा एल्बो, ये ऐसा पोजीशन नहीं रहेगा। आपको अंदर की तरफ पैरेलल एल्बो रखनी है। फोरहेड आपका फ्लोर को टच करता हुआ, ये बेसिक पोजीशन हो गई। अब धीरे धीरे हम पहले सिर को ऊपर उठाएंगे, बैक बेंड करेंगे, और फिर धीरे धीरे अपर बॉडी को उठाते हुए भुजंग आसन की पोजीशन में आएंगे। और इस तरह से बॉडी का पूरा वेट टोस के ऊपर और दोनों हथेलियों के ऊपर। अब नेक को टर्न करते हुए लेफ्ट हील को देखेंगे और फिर राइट साइड देखेंगे, और धीरे से नीज को फ्लोर पर रखते हुए वापस आ जाएंगे। ये एक राउंड हुआ। ऐसे आपको 10 राउंड करने हैं। तो जो और भी अभी देखना चाहते हैं वो रितु जी को पिन कर लें सेल्फ में। बाकी सभी फ्लोर पर
मैम रितु दीदी की अपर बॉडी तो दिखे, लेकिन मैम उनके टोज नहीं देख पाए। अच्छा, आप शायद मोबाइल पे हैं क्या? जी मैम। हाँ, एक्चुअली लैपटॉप पे क्लियर दिखता है। मैं इंस्ट्रक्शन दे रही, इसको फॉलो करना, हो जाएंगे। जी मैम, ओके। चलिए, सभी प्रॉन पोजीशन ले लें, मतलब पेट आपका जमीन की तरफ। अब सबसे पहले कोशिश करें दोनों पैर के अंगूठों को ज्वाइन कर लें, एड़ी को ज्वाइन करें। अब दोनों एंकल को ज्वाइन करें। जो एंकल की नॉट होती ना एक दोनों साइड हमारे एंकल पे, उसको ज्वाइन करें। नी को ज्वाइन करें। अब दोनों हाथ की हथेली को चेस्ट के पास रख लें, हाथों की उंगलियां खुली हुई, फोरहेड फ्लोर को टच करता हुआ। अब धीरे धीरे पहले केवल सिर को ऊपर उठाएं और अपर बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाते जाएं, हाथों को पूरा खोलें। अब नी को जमीन से सिर्फ टच हट जाए। गुड रूबल जी, वेरी गुड। सिर्फ आपका टच हट जाए उतना उठाएं और लेफ्ट हील को देखें, राइट हील को देखें, वापस आ जाएं। 10 टाइम्स इसे करते जाएं, हर बार आपको पूरा वापस आना है। फास्ट 10 टाइम्स करते जाएं। गुड़िया, कैमरा को थोड़ा सा नीचे कर लो, मुझे आप दिख नहीं रहे हैं। गुड सौरभ जी, वेरी गुड। विधि गुड। रूबी जी गुड, आपका भी अच्छा हो रहा है। गुड श्वेता जी, वेरी गुड। अपर बॉडी उठाना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि और इसमें मान लीजिए कोई व्यक्ति का बॉडी बहुत हैवी है या हैंड मसल्स और लेग मसल्स की स्टेमिना कम है, तो अगर अपर बॉडी को नहीं उठा पाते हैं तो स्टार्टिंग में विदाउट नी को उठाए हुए और वो लेफ्ट हिल और राइट हिल को देखें। विधि, नेक को पूरा बैक ले जाने की कोशिश करो ना। हील्स कौन कौन देख पा रहे हैं? यस, वेरी गुड रूबी जी, आपका बहुत अच्छा हो रहा है। रूबी, देख पा रही हूँ। हाँ संगीता जी, आपका भी बहुत अच्छा हो रहा है, वेरी गुड। मैं आईपैड पे भी हूँ, वहां पर भी पिन कर सकते हैं। सभी को क्लियर है ये आसन? अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो पूछ ले, या कुछ और पूछना चाहते हैं, या हम 5वां आसन और कंटिन्यू करें, उसके बाद हम फिर त्रियक क्यों कहते हैं? त्रियक भुजंगासन क्यों कहते हैं? हम त्रियक नाम देखिए, लेने इसमें पहला तो हम भुजंगासन की पोजीशन में हम बॉडी को लेके आए, ठीक है। फिर हमने जब पूरा इस तरह से नेक को घुमाया तो वो तिर्यक किया, मतलब ट्विस्ट किया बॉडी को। यदि हम भुजंगासन ही बोलेंगे तो वो तो सिंपल हो जाएगा ना। तो इसमें चूंकि हम बॉडी को ट्विस्ट करते हैं, इसलिए उसको तिर्यक भुजंगासन कहते हैं, ठीक है। तिरछा कर देते हैं। हाँ, वही तिरछा या तिर्यक, तिरछे को ही तिर्यक कहते हैं ना। चलिए हम लास्ट और कर लेते हैं। यस मैम, बाद में करिए। ओके। नहीं, पूछे प्रीति जी, पूछे। मैम शोल्डर जैसे हल्का सा ऊपर हो रहा था। हाँ, बाहर शोल्डर की से वो पोजीशन, हाँ। यस, एक बार मैं शोल्डर पोजीशन बताती हूँ, आप लोग स्क्रीन के पास आ जाएं, एक बार चेक करें, है ना। क्योंकि भुजंग आसन में अक्सर शोल्डर पोजीशन ही गड़बड़ होती है। देखिए, जब आप भुजंग आसन की पोजीशन में आते हैं, मैं थोड़ा सा इसको तिरछा करती हूँ जिससे आपको मेरे लेग्स भी दिखें। ये पोजीशन हमारी रहती है। लेग्स अभी सभी को दिख रहे हैं? थम्स अप करके मुझे एक बार बता दें। यस। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो ये ऐसे प्लैंटर फ्लेक्सन पोजीशन में रहेंगे। आपका दोनों टोज जुड़े हुए, हील जुड़ी हुई, एंकल को जोड़े, नी को जोड़े। इतना जैसे ही आप जोड़ेंगे ना, तो आपका ये पूरा जो लोअर पोर्शन है ना, ये टाइट हो जाएगा ऑटोमेटिक। अब आपको करना क्या है कि उंगलियों के हाथ की उंगलियों को मैक्सिमम खोलेंगे
और हम कोशिश करेंगे इसमें कि थोड़ा सा नीचे रखने की। इन जनरल हम ऐसे शोल्डर के पास रखते हैं, तो ये थोड़ा सा स्लाइडली नीचे रखने की कोशिश करेंगे, मतलब चेस्ट के पास रखेंगे। फोरहेड को इस तरह से टच करेंगे, एल्बो ऐसे ना रख के जितना पीछे ले जा सकते हैं। तो जब आप ऐसे ले जाते हैं ना, तो ये आपके जो शोल्डर है ना, ये सामने की तरफ आते हैं, और जब आप एल्बो को पीछे अंदर की तरफ ले जाते हैं ना, तो ये ऑटोमेटिक बैक जाते हैं। तो जितना बैक लेके जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। ये पोजीशन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है कि पहले जब हम भुजंग आसन करते हैं ना, तो हम क्या गलती करते हैं नॉर्मल में भी, कि ये जो हथेली है ना, इस पे प्रेशर लिया और ये ऐसा उठा दिया। ज्यादातर हमारा भुजंग आसन यही होता है कि ये जो स्पाइन है हमारी, ये देखिए ये सीधी की सीधी उड़ गई। जबकि भुजंग आसन क्यों होता है कि थोरेसिक से अपोजिट कर्व है, ठीक है, इसमें मेरी स्पाइन स्ट्रेट है। तो यदि इसी भुजंग आसन को हम इस तरह से करें कि पहले सिर को मैक्सिमम उठाएं, अभी मैंने और किसी बॉडी पार्ट को टच नहीं किया। जब मेरी चिन मैक्सिमम हाई हो जाए कि अब इसके पीछे नहीं जा रही है, तब हम धीरे धीरे दोनों शोल्डर्स को अप करें। तो देखिए ये शोल्डर ऑटोमेटिक पीछे जा रहे हैं, और जब आप ऐसे भुजंगासन करते हैं ना, तो ये ऐसे आगे आ जाते हैं शोल्डर। जब आप बोलते इनहेल करते हुए अपर बॉडी को ऊपर उठाएं, तो कैसे उठाएं? आपने शोल्डर तो बाहर की तरफ राउंडेड कर दिए हैं, तो चेस्ट आपका बंद हो गया है, तो इनहेल कैसे होगा? दूसरी मिस्टेक क्या होती है कि जैसे आप अपर बॉडी को ऊपर उठाते ना, तो ये पीछे जो हील है ना, ये ऐसे खुल जाती है वी शेप में, ये ज्वाइन नहीं रह पाती है। तो आपको पूरा ध्यान हील पर रखना है कि हील टाइटली, जितनी हील टाइट ज्वाइन रहेंगी उतना अच्छा इफेक्ट आएगा। तब यहाँ पर हमको क्या करना है कि धीरे धीरे चिन अप करनी है, मैक्सिमम हो गई। अब शोल्डर्स को रेस करना है स्लाइडली, और फिर धीरे 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 एक एक वर्टिब्रा को ऊपर उठाते हुए इस तरह से ये भुजंग आसन। अब यहाँ पे कोशिश करना है कि नेवल पोर्शन फ्लोर को टच रहे, या एटलीस्ट बेल्ट लाइन तो टच रहे, पीछे हील्स टच रहे। ये तो हमारा सिंपल हो गया। अब इसी में हमने इसको वर्टिकल किया। अब हमको कोशिश करना है कि जो हमारे थाई और नी है, इसको बस स्लाइडली उठाया, ऐसे नहीं उठाना कि हमारा जो भुजंगासन का पोजीशन ही गड़बड़ हो जाए। हमारी लोअर बॉडी फ्लोर के पैरेलल, अपर बॉडी अप, लेफ्ट हील को देखा, राइट हील को देखा और वापस आ गए। तो यहाँ हमारे जो शोल्डर है वो बैक होने चाहिए, सामने की तरफ नहीं होना चाहिए। आप लोग चाहें तो एक बार सिंपल भुजंगासन जो हमने बताया था वो करके देख लें, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा। पहले एक बार जैसा आप लोग करते हैं भुजंगासन वैसा करके देखें और फील करें कि आपके प्रेशर आपको कहाँ कहाँ फील हो रहा है। ठीक है, अब थोड़े से इंस्ट्रक्शन के साथ करें। वापस आ जाएं, प्रॉन पोजीशन में लेटें। सबसे पहले दोनों टोस को ज्वाइन करें, फिर सोल को ज्वाइन करते हुए हील्स को ज्वाइन करें, दोनों एंकल को ज्वाइन करें, नी को ज्वाइन करें। अब दोनों हाथों की उंगलियों को मैक्सिमम खोलें और अपने चेस्ट के बाजू में रख लें। माथा जमीन को टच करता हुआ, फोरहेड को फ्लोर से टच रखें। अब धीरे धीरे बिना किसी बॉडी मूवमेंट के सिर्फ सिर को ऊपर उठाएं, चिन अप करें। जितना मैक्सिमम पीछे की तरफ आप कर सकते हैं करें। आपका चेस्ट अभी फ्लोर को टच करता हुआ। अब धीरे धीरे शोल्डर्स को पीछे की ओर उठाएं और एक एक वर्टिब्रा को अपोजिट कर्व देते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। आपकी देखें हील पर ध्यान दें। हील कोशिश होगा कि इसके बीच में गैप आए, तो वो ना आने दें। उसको टाइटली उतना ही उठें कि आपकी हील जो है वो टाइट एक दूसरे से ज्वाइन रहे, और फिर ऐसे ही धीरे धीरे वापस आ जाए। दोनों में कुछ डिफरेंस समझ में आया? रूबी जी आप कुछ बता। कमर पे प्रेशर पड़ता है इसमें। हाँ, जैसे तो हील ये टच रहती है तो कमर पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। मतलब ऊपर जब भुजंगासन में उठते हैं ना, उठने में प्रॉब्लम होती है। यस, आप सही बोल रहे हो। तो जितना और आप हिल खुल परफेक्शन के जाती है। अगर हम ज्यादा ऊपर उठते हैं तो हिल खुल जाती है फिर।
हाँ, तो वो हील आपको नहीं खुलने देना। हील खुली मतलब प्रेशर खत्म। आप हील खोल के देखिएगा, जो आपके बैक पे प्रेशर आ रहा है वो तुरंत खत्म हो जाएगा। ठीक दीदी है, नेक के बैक पे भी प्रेशर आता है क्या इससे? अगर आपने पहले से इसको अप कर लिया है तो नहीं आएगा, लेकिन यदि आप एक साथ उठा रहे हैं तो डेफिनेटली आएगा। अभी मुझे फील हुआ कि हाँ, तो इसके लिए हम पहले चिन को मैक्सिमम ऊपर करें। इवन हमको आई बॉल को भी जैसे ही ऊपर किया ना, तो आई बॉल को भी स्ट्रेच करना है कि जितना हम सीलिंग में पीछे की ओर देख सकें, तो आई एक्सरसाइज भी साथ में होगी। तो जब आपका नेक हेड प्रॉपर रहेगा तो वो प्रेशर नहीं आएगा। प्रेशर आ रहा है इट मीन्स आप कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं लास्ट आसन पे। अब इसका जो 5वां आसन है वो है उदराकर्षण आसन एज पर योगिक टेक्स्ट। ठीक है, तो वो उदराकर्षण आकर हम बता देते हैं, लेकिन क्या होता है कि जब मान लीजिए एक एज के बाद जनरल ज्यादातर लोगों को नी प्रॉब्लम होती है, तो उसे हम चेंज कर देते हैं, तो वो हम दोनों आपको बता देते हैं। तो जो उदराकर्षण आसन है उसके लिए आपको क्या करना है कि टोस के ऊपर आना है। एक मिनट में पिन कर दूं तो आपको अच्छे से दिखेगा। आपको सबसे पहले अपने दोनों टोस के ऊपर आना है। क्लियर दिख रहा है टोस? इस तरह से टोस के ऊपर आना है। कोशिश करना है कि यहाँ भी टो, हील, नी आपके जुड़े हुए रहें। दोनों हाथ इस तरह से नी पर रखेंगे, हील्स ऊपर उठी हुई है मेरी। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, पूरी अपर बॉडी को लेफ्ट साइड लेके जाना है, लेकिन टो का डायरेक्शन एक का यही रहेगा, एक का चेंज होगा। तो दोनों को ज्वाइन करते हुए इस तरह से एक को हमको जमीन पर रखना है और दूसरा हमारा ऊपर ही रहेगा। ठीक है, ये इस तरह से। अब हमें कोशिश करना है कि इसको हम दोनों हाथ जो नी पर रखे हैं वो नी पर ही रखें और अपर बॉडी को पूरा जो पैर नीचे है उस साइड ट्विस्ट करें मैक्सिमम। लेकिन ये आसन करने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उतनी ट्विस्टिंग नहीं आ पाती है। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा चेंज किया है इसको और हम मरकट आसन के रूप में करते हैं। तो वो कैसे करना है कि आपको सुपाइन पोजीशन में लेट जाना है, आराम से दोनों हाथ शोल्डर की हाइट पर साइड में स्ट्रेट रखेंगे, हथेलियां इस तरह से जमीन की तरफ। अब आपको कोशिश करना है कि आपके दोनों हाथ एक स्ट्रेट लाइन में हो, दोनों पाम, एल्बो, शोल्डर, हथेली नीचे की तरफ, नी फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब आपको दोनों नी को आप इमेजिन करें कि आपकी ये जो सेंटर लाइन है दोनों पैरों की, ये आपस में चिपक गई है, इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो आपको दोनों नी को इस तरह से पूरा लेफ्ट साइड लेके जाना है। ज्यादातर गलती क्या होती है कि जब यहाँ लाते हैं ना और ट्विस्टिंग अधिक आती है तो ये ऐसा खोल लेते हैं नी। तो कोशिश करना है कि नी आपस में ज्वाइन रहे और अपोजिट हैंड को देखना है ये। अब इसमें जिनका नी खुलता है और यही अपोजिट, अब इसमें थोड़ा जब मैं अपोजिट जाती हूँ तो सोल की पोजीशन देखिए, ये जो सोल है ये एक के ऊपर एक रखते हुए अपोजिट, इसको ऐसा स्लिप नहीं करना है, ये एक के ऊपर एक रखेंगे क्योंकि इमेजिन आपको क्या करना है कि दोनों आपके नी जो हैं वो आपस में चिपक गए हैं। अब इसमें मान लीजिए कि आपके नी खुल रहे हैं तो आप सिंपल एक न्यूज़पेपर लीजिए, कोई भी पतला सा, मेरे पास ये पैड है तो मैं इससे बताती हूँ। आप न्यूज़पेपर लीजिए, उनको दोनों नीज के बीच में इस तरह से रखिए और अब इसको पकड़े हुए पूरा लेफ्ट लेके जाइएगा, तो आप देखिएगा आपकी स्ट्रेचिंग बहुत बढ़ जाएगी। चलिए इसको अब हम करते हैं। पीठ के बल लेट जाएं, एक पेपर पास में रखें, तो कोशिश करें आप दोनों तरह का ट्राई करके देख लें। एक कोई भी पेपर या पतली सी बुक पास में रख लें। न्यूज़पेपर बहुत अच्छा ऑप्शन होता है इसके लिए। पहले बिना इसके करके देखेंगे, फिर पेपर के साथ करके देखेंगे। सुपाइन पोजीशन में लेट जाएं, दोनों नी फोल्ड कर लें, दोनों हाथ शोल्डर की हाइट पर साइड में स्ट्रेट करें। कोशिश करें कि दोनों हाथों की एक स्ट्रेट लाइन मैनेज हो
अब यहाँ से दोनों नी को धीरे धीरे लेफ्ट साइड ले जाएं, राइट साइड देखें, स्ट्रेचिंग को फील करें, फिर वापस अपोजिट साइड आएं, वापस सेंटर में आ जाएं। अब कोशिश करें कि वो पेपर को दोनों नी के बीच में पकड़ लें, टाइट पेपर को पकड़ें। अब ये स्लिप नहीं होना चाहिए, दोनों नीज के बीच में पेपर को पकड़ लें टाइट, दोनों हाथों को सेम पोजीशन में। वापस दोनों नीज को धीरे धीरे लेफ्ट साइड लेके जाएं, फील करें अब आपकी स्ट्रेचिंग बढ़ गई होगी। प्रीति जी थम्स अप करके बताएं स्ट्रेचिंग बढ़ रही है। यस, वेरी गुड। आपके शोल्डर दोनों फ्लोर को टच करते हुए, शोल्डर ऊपर नहीं उठेंगे आपके। 10 टाइम्स दोनों साइड करें, 10 टाइम्स लेफ्ट साइड ले जाएं, 10 टाइम्स राइट साइड। चलना जी आपका हो गया, गुड। बाकी सभी का ये बहुत अच्छा आ रहा है। संगीता जी स्ट्रेचिंग बढ़ गई, थम्स अप करके बताएं। यस, वेरी गुड। श्वेता जी थोड़े से नी आपके और टाइट करने की कोशिश करें, थोड़ा सा ना पतला कोई और लेंगे तो और अच्छा होगा। अभी के लिए ठीक है, बट कोशिश करें कि जो भी चीज लें वो थोड़ी और पतली है। वेरी गुड। बाकी सभी का बहुत अच्छा आ रहा है और आई थिंक सभी को स्ट्रेचिंग फील भी हो रही होगी। स्वाति जी आप मुझे दिख नहीं रही हैं, आपका कैमरा अप है, थोड़ा डाउन कर लें। गुड। सरिता जी का भी बहुत अच्छा आया, वेरी गुड। गुड़िया जी गुड। तो ये हमारे जो 5 आसन है, ये हमारा एक सेट हुआ है। ऐसे आपको 5 सेट्स करने हैं, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो हम 5 मिनट का टाइम रख रहे हैं, फिर हम श्वेता जी इससे रिलेटेड कुछ टिप देंगी। जी प्रीति जी। उद्राकर्षण में मैं उद्राकर्षण में करती थी, वो इस तरह से एक नी को अपोजिट बिग टो से लगाना और प्रेशर देना, इस तरह से चलते जाते। हाँ, बस आप कर्व अपोजिट देख, पीछे देखना है, आगे की जगह पीछे देखना है बस, बाकी ठीक है। वॉकिंग इसका ठीक है। ये एक्चुअली नी की प्रॉब्लम के कारण ना काफी लोग इसे नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको चेंज कर दिया। मैम फर्स्ट वाले में जो आपने वॉल से बताया ना, ताड़ासन वाला, तो मैम जो हम वॉल पाम को वॉल से सपोर्ट बिल्कुल टच करेंगे ना, पाम रहेगी, फिर जब ऊपर थोड़ा सा जाता है तो वो शोल्डर थोड़े हट जाएंगे और वो एकदम पोजीशन जो मैम बस वो लास्ट बता दीजिए जो हम टर्न करते हैं वहां थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। देखिए जब हम ऐसे टच करके लेके जाते हैं ना, तो मोस्टली शोल्डर की हाइट के बाद ना ये वॉल से दूर आने लगते हैं, तब आपको एफर्ट करना वॉल के साइड ले जाना। और ऊपर ले जाते हुए ये आपने टच किया वॉल से, आपका उस समय ये वाला जो पोर्शन है ये वॉल से टच रहा, फिर आपने इसको यहाँ पर पलटा, मतलब अब क्या हो गया कि आपका ये पोर्शन वॉल से टच हो गया, ठीक है। और इस तरह से फिंगर्स को इंटरलॉक किया। अब जब ये टर्न करेंगे ये, तो ये ध्यान रखना कि ये छोटी फिंगर खुले ना, ये वाली टर्न के बाद ऐसे पोजीशन होनी चाहिए। करके देखें, जब हम नीचे ही करके देखें सामने की तरफ, जब हम ऐसे करते हैं और टर्न करते हैं तो हम फटाक से इसको इस तरह से खोलते हैं। सरिता दीदी म्यूट कर दीजिए आप, सरिता सिंह। सरिता जी वीडियो ऑन रखिए, सिर्फ म्यूट करिए, वीडियो ऑन रखिए, म्यूट करिए। और जब हम, हाँ गुड प्रीति जी, ये टाइटनेस होना चाहिए, मतलब ये वाला पॉइंट जो है ये आपस में मिलना चाहिए, ये तो स्ट्रेचिंग में फर्क आएगा। अगर आपका ऐसा रहेगा ना तो ये जो बाइसेप ट्राइसेप तक आपकी स्ट्रेचिंग नहीं आएगी। लेकिन जब आप ऊपर करके, हाँ संगीता जी वेरी गुड, जब आप इस तरह से करेंगे ना तो ये बाइसेप ट्राइसेप में बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग, ठीक है। और किसी का, चेलना जी। मैम हाँ एक मिनट अनामिका। हाँ जी चेलना जी। मैं बोल रही थी ना कि जैसे कि इसको बिना पानी के भी 5 दिन कंटिन्यू करवा सकते, क्या उससे भी तो फायदा तो होगा ही ना? देखिए उससे बेनिफिट इसलिए ज्यादा नहीं होगा क्योंकि जो चीज चिपकी है उसको कोई एक प्रेशर चाहिए नीचे लाने के लिए,
जो फाइन फ्लोर स्टिक है ना, तो ये पानी के साथ ही किया जाता है, क्योंकि जब ऊपर से पानी का प्रेशर आता है, देखिए जिससे किसी चीज को आपको धुलना होता है, ठीक है ना, आपके पास एक ट्यूब है, सटक है, उसमें अंदर कुछ भगवान को थोड़ा सा प्रक्षाल कचरा है, करते मैम, प्रक्षाल तो पानी से ही होता है ना, पानी प्रक्षाल से ही उसके बिना होगा, कैसे होगा? क्लीनिंग बिना पानी के नहीं होती है, ठीक है, तो वो पानी के साथ ही करना पड़ेगा। ये तो हम सिर्फ सीख रहे हैं, इसलिए हमने ऐसा किया, ठीक है। मैम इससे थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन मेरा। एक्चुअल में अभी मैं अपने कैंडिडेट्स को मतलब साइड लाइंग एक्सरसाइज जो आपने करवा रखी है, आपके वीडियो देख के मैं करवा रही हूँ, तो मैम उन लोग के गले में बहुत प्रेशर आ रहा, दर्द भी आ रहा, मतलब कंधों में और में। वो स्ट्रेचिंग थोड़ा कम कराइए, क्योंकि एक एज के बाद ये मसल्स जो है ना, ये सबकी वीक हो जाती हैं, इतनी वीक हो जाती हैं कि वो सिर का भी भार नहीं उठा पाती हैं। हाँ। ठीक है, उनको पिलो पे लिटाइए और बोलिए सिर ऊपर करें, थोड़ी देर रुकें, फिर वापस जाएं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बहुत बार कराएंगे तो धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। पहले उनकी मसल्स स्ट्रेंथ बढ़ाइए। मैं हमेशा वही बोलती हूँ कि क्यों एक्सपर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि वो आपके वीक पॉइंट को देख पाता है, और पहले उनकी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे फिर करेंगे तो वो दर्द नहीं आएगा। तो पहले मसल्स स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कीजिए, फिर आगे जाइए। ठीक है, अनामिका जी। मैम एक्चुअली मैं ये पूछ रही थी कि जो हम भुजंगासन परफॉर्म कर रहे हैं, तो मैम जैसे हम इस चीज को जानते हैं कि जो हाइपर एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस की जो भी प्रॉब्लम होती है वो एक मिडिल एज के बाद लोगों में ज्यादा देखने को मिलती है, और मोस्टली उन लोगों में मतलब सीनियर सिटीजन्स में, और जो लोग कम एक्टिव हैं, सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं मैम, उनमें ज्यादा होती है। तो मैम जैसे हम इनिशियली ताड़ासन, अर्धकटी चक्रासन, हम ये तो उनको करवा सकते हैं, बट मैम जहाँ भुजंगासन की बात आती है तो लिफ्टिंग अप योर अपर बॉडी एंड साइमल्टेनियसली हम अपनी लोअर बॉडी को भी लिफ्ट कर रहे हैं, स्लाइटली ही सही, पर मैम उसमें नीज और टोज में एक प्रेशर बनता है। तो मैम जैसे जिन लोगों के साथ में स्पेशल कंडीशंस हैं और जो एज ग्रुप को हम करवाने जा रहे हैं, लाइक मिडिल एज के ऊपर वाले जो लोग हैं, तो उनको सबको आजकल नी प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, तो मैम वहाँ पे हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, ये एक्चुअली ये हमने ऐसा जो किया है, ये मान के किया है कि सभी हेल्दी हैं। नी प्रॉब्लम वालों के लिए अलग होता है, एसिडिटी और ये सब जो प्रॉब्लम होती है उनके लिए थोड़ा अलग होता है, वो थेरेपी के अंतर्गत आ जाता है। जैसे मैम हम एक तो नी को लिफ्ट करना, हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं कि आप लिफ्ट मत कीजिए। हाँ दूसरा बिल्कुल, मैम अगर अगर बॉडी हील्स वेट ओपन हो ज्यादा रहे है हैं, तब भी कर सकते हैं। ओके मैम, जैसे मैम हील्स ओपन हो रहे हैं एंड मान लीजिए कि एक लेडी अराउंड 45 प्लस ही है, वो नहीं इतना ज्यादा अपनी नेक को ट्विस्ट करके अपनी हील्स को देख सकती, तो हम वहाँ पे हील्स ओपनिंग कंसिडर कर सकते हैं? आप एंकल क्रॉस करा दीजिए, एंकल क्रॉस करा के कराइए। एंकल क्रॉस, ओके। इस तरह से एंकल क्रॉस करा देंगे ना, तो शुरू में वैसे कराइए तो ऑटोमेटिक हील्स ज्यादा ओपन नहीं होंगे। और मैम के वीडियो है इसके संघ प्रक्षालन के, हुआ नी प्रॉब्लम, संघ प्रक्षालन मैम ने करा रखा वीडियो है मैम का। ओके ओके मैम, ओके मैम। और आपके लाइन में मैम एक छोटा सा मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी, जैसे चेलना मैम ने बोला कि बिना पानी के, तो मैम जो संघ प्रक्षालन में हम जब सॉल्टेड वाटर यूज करते हैं, तो केमिस्ट्री हम सबने थोड़ी थोड़ी पढ़ी है, तो सॉल्टेड वाटर हेल्प करता है चीजों को बहुत, एक्सेस म्यूकस को बहुत इजीली क्लीन करने में हेल्प करता है। तो जब भी हम कोई योगिक क्रिया करते हैं, जल नीति या हम संघ प्रक्षालन या फिर हम दंड धोती भी करते हैं, तो मैम सॉल्टेड वाटर ही यूज किया जाता है, और वो हार्मफुल, उसकी जो भी अगर उसमें वाटर में कोई किसी तरह की इम्प्योरिटी है उसको भी वो खत्म कर देता न्यूट्रलाइज कर देता है मैम वो। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू अनामिका। रितु जी आगे। मैम सरिता जी एक बार कुछ बोलना चाह रही थी, उनका हैंड रेज था। बोले सरिता दीदी, सरिता सिंघई, आपने हैंड रेज किया था। हाँ देखिए, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे मेरी थोड़ी सी लिटिल फिंगर में हमेशा से गैप रहता ही है, तो जो मैं अभी इंटरलॉक करी तो मेरे को लगता है कि उंगली तो मैंने नहीं छोड़ी, पर मेरे को लगता है लिटिल फिंगर तक हमारा प्रेशर नहीं आया है। उसके लिए आप थोड़ी सी एक्सरसाइज अलग से आती हैं, हैंड एक्सरसाइज, वो आपको करनी पड़ेगी, जिससे मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। एक्चुअली फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के कारण आपका वो गैप रह रहा है। ठीक है, तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज होगी
तो आप अलग हाँ से मुझसे कांटेक्ट कर लें तो मैं आपको बता दूंगी एक्सरसाइज, जी ठीक है। जी रितु जी कंटिन्यू करें, आप आगे कॉल श्वेता कर दीदी लें। हैंड रेज कर लें आप, डॉक्टर श्वेता। जुड़ी हुई थी दीदी। हाँ हाँ है ना, श्वेता जी हैं। मैं पिन कर देती हूँ उनको, रुकिए। हाँ जी। हेलो, जय जिनेन्द्र सभी को। मेरी आवाज आ रही है? जी श्वेता जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू रचना दीदी इतने अच्छे आसन कराने के लिए। थैंक यू सो ऑलवेज मच। वेलकम मैम। बहुत अच्छा लगा करके, काफी स्ट्रेचिंग, मतलब ये पता चलता है कि आप कहाँ इनकरेक्ट हैं। थैंक यू सो मच। आज हम बात करते हैं डाइजेस्टिव हेल्थ के बारे में। तो जो जैसा आयुर्वेद हमारा है, आयुर्वेद हमने लास्ट टाइम भी बोला था कि हमारा जो शरीर है ना, त्रिदोष से मिलकर बना है, वात पित्त और कफ। तो जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ना पित्त बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पित्त को हम अग्नि के रूप में लेते हैं। जितनी अच्छी हमारी मतलब अग्नि होगी, उतना ही अच्छा हमारा मतलब गट हेल्थ होगा। अब बात करते हैं कि इस अग्नि को बढ़ाने के लिए हम क्या करें। अग्नि मतलब जठर अग्नि। जठर मतलब हमारा स्टमक। स्टमक में जो हमारा फूड आता है उसको पचाने के लिए, जो हम पित्त की बात कर रहे हैं, पित्त के 5 प्रकार होते हैं। उसमें जो पाचक पित्त होता है वो पाचक अग्नि का रूप रहता है और वो हमारे फूड को पचाने में हेल्प करता है। अब इस जठर में जो अग्नि है वो यदि मंद होगी तो लोगों को गैस, अपच और इनडाइजेशन वाली समस्याएं रहती हैं। और यदि यही अग्नि अच्छी स्ट्रांग होगी तो हमारा भोजन जो भी हम खाते हैं वो इजीली डाइजेस्ट होगा। कोई कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कोई गैस नहीं होगी, कोई ब्लॉटिंग नहीं होगी। तो ये अग्नि पर ही इम्पोर्टेंट, अग्नि मतलब इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इस अग्नि को अच्छा बनाने के लिए हम क्या करें। जो दीदी ने आसन बताए हैं, और भी जो आसन होते हैं जैसे पवन मुक्तासन, वज्रासन, ये भी हम ऐड ऑन कर सकते हैं अपने यौगिक क्रियाओं में। और यदि किसी को गैस, अपच, इंडाइजेशन, ब्लॉटिंग, इन सब की समस्याएं हैं तो उनके क्या हम अपनी डाइट में ऐसा शामिल करें जिससे कि जो डेली बेसिस पे ये जो प्रॉब्लम्स हमें हो रही हैं वो ना हो सके। तो घर की जैसे फूड आइटम्स में बात करें तो हमारा किचन स्पाइसेस जो होते हैं वो बहुत अच्छा एक सोर्स है हमारी गट हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए। तो हम इसमें से क्या ऐसे मैजिक स्पाइसेस ले सकते हैं जो कि हमारी गट हेल्थ को डेली मतलब क्लीन करेंगे और हमारे म्यूकोसा को, स्टमक की म्यूकोसा को, उसकी लाइनिंग को हेल्दी बनाएंगे। तो सबसे अच्छा सुपर फूड होता है वो होता है जीरा। क्यूमिन सीड्स जो होते हैं वो बहुत 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 सुपर फूड है। वो हमारी जो म्यूकोसल लाइनिंग होती है उसको रिपेयर करता है। जो कि जो एसिड बन रहा होता है स्टमक के अंदर, स्टमक में पता है आपको, हाइड्रो जो केमिस्ट्री की बात करते हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, यदि आप उसको ऐसे ही मतलब लैब टेस्ट में करेंगे तो आपकी स्किन जल जाएगी, इतना हाईली एसिडिक होता है वो। और वो एसिड हमारे फूड को डाइजेस्ट में हेल्प करता है। वो हमारे स्टमक के अंदर रहता है। जैसे किसी को अल्सर वगैरह के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, सुने होंगे कि गैस्ट्रिक अल्सर है, तो उनमें यही होता है कि वो एसिड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है जिससे उनकी म्यूकोसा की इरोजन्स हो जाते हैं। म्यूकोसा में, म्यूकोसा की जो लाइनिंग होती है वो छोटे छोटे छाले टाइप के बन जाते हैं। अब इस एसिड के रिफ्लक्स को, इस एसिड को हम कैसे मेंटेन करेंगे। तो जो क्यूमिन सीड होता है वो इस एसिड को ही मेंटेन करता है, इसके लेवल को मतलब हाई नहीं होने देता है। जितना जरूरी है उस गट हेल्थ के लिए, उस फूड को पचाने के लिए, वो उतना ही वर्क करता है। तो क्या ही करना है इसमें हमें कि 1 ग्लास हमें गर्म पानी लेना है और उसमें यदि आप चाहें तो उसको
जैसे हम दो प्रोसेस होती हैं, एक तो हमें इंस्टेंट है कि हम रात को भिगोना भूल गए, तो हम इंस्टेंट भी कर सकते हैं, और एक प्रोसेस होती है कि हमने प्रॉपर मतलब रात को 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच जीरे को भिगो के रख दिया, और जब सुबह उठे तो उसको छान के हल्का वार्म करके और मलासन की स्थिति में बैठ के हमें उसे पीना है, घूट घूट करके। तो इससे आपका ना केवल जो गैस ब्लॉटिंग है वो समस्या ठीक होगी, और बल्कि आपका जो मोशन है वो भी, जो डेफिकेशन है वो भी प्रॉपर होगा। ये क्यूमिन सीड्स के बारे में बात की हमने, जो रात को हमने भिगो कर रखा। अब चलो रात को नहीं रख पाए हम, तो सुबह कैसे कर सकते हैं? तो हमने 1 गिलास पानी लिया, उसमें 1 चम्मच जीरा डाला और उसको बॉईल कर लिया। इतना बॉईल किया कि वो हाफ ग्लास रह गया, और उसमें हल्का सा लेमन मतलब स्क्वीज करके, हल्का सा सेंधा नमक या काला नमक, वो अगेन की जिनको हाई बीपी का प्रॉब्लम है वो नमक का इस्तेमाल अपनी कंडीशंस के हिसाब से करें, वरना यदि जो हेल्दी पर्सन है जिनको कोई इश्यूज नहीं है वो पिंच ऑफ सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं टेस्ट के लिए, तो वो आप ले सकते हैं। दूसरा हो गया सौंफ। सौंफ भी बहुत अच्छा, मतलब डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए सौंफ भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। सौंफ को 2 तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सौंफ का पानी भी, जैसे हमने जीरे का पानी बनाया, आप ऐसे सौंफ का पानी भी बना सकते हैं और उसको ले सकते हैं। जिनको पित्त की समस्या बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा पित्त बढ़ा हुआ रहता है, जैसे गर्मी वाला सीजन आने वाला है, तो उनको ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी में पित्त का सिक्रीशन ज्यादा होगा, और उनको सुबह से ही गैस, ब्लॉटिंग और जो पित्त ऊपर आता है, जिनको आईबीएस का प्रॉब्लम रहता है, वो उन लोगों के लिए सौंफ बहुत अच्छा ऑप्शन है। और जिन गर्ल्स, टीनेज गर्ल्स में जैसे एसिडिटी के कारण फेस पर पूरे पिंपल्स आ जाते हैं, वो भी पित्त के कारण ही, मतलब आपकी डाइजेस्टिव हेल्थ डिस्टर्ब होती है उस कारण से ही आते हैं, तो सौंफ उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। सौंफ पानी, जो जैसा हमने जीरा वाटर बनाया है वैसे ही हम सौंफ वाटर बनाएंगे। 1 चम्मच सौंफ को या तो रात्रि में भिगो कर रख दें 1 गिलास पानी में, या फिर उसको मॉर्निंग में 1 गिलास पानी में बॉईल करें, उसको मतलब हाफ रह जाए, और उसको या तो ऐसे ही ले लें। जिनका पित्त बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है वो उसमें मिश्री ऐड करके ले सकते हैं। अगेन ध्यान ये रखना है कि जिनको शुगर वगैरह का इश्यू है वो मिश्री का इस्तेमाल ना करें, उसमें लेमन वाटर की कुछ ड्रॉप्स डाल के ही यूज करें। और आगे बात करते हैं, तो जो ये सौंफ हो गया, जीरा हो गया, अजवाइन। अजवाइन यदि जैसे आपको बहुत ज्यादा गैस पास नहीं हो रहा है और पेट में भारीपन लग रहा है, बहुत ज्यादा भारीपन लग रहा है, कुछ भी खाया और ऐसा लगता है कि पेट फूल गया है, मैं किन्हीं लोगों को समस्या होती है कि मैंने थोड़ा ही सा खाया हो लेकिन मेरा पेट एकदम फूला फूला लग रहा है, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो वैसे जिन लोगों को वो समस्या है तो वो लोग अजवाइन को तवे पर थोड़ा भून लें और उसमें काला नमक पिंच, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कि यदि आपने 50 ग्राम अजवाइन ली है तो उसमें 2 या 3 ग्राम की मात्रा में ही आपको काला नमक डालना है, मतलब इतना कम डालना है, ताकि उससे उसका काला नमक क्या करता है, काला नमक भी हमारे डाइजेशन में, मतलब डाइजेशन प्रोसेस को इम्प्रूव करता है और गैस को, फ्लैचुलेंस को, मतलब गैस को बाहर पास करने में हेल्प करता है। अजवाइन का कार्य भी यही है, अजवाइन भी हमारे गैस को रिलीज करता है, चाहे वो अपर मतलब ऊपर डकार के माध्यम से हो या फिर हमारे फ्लैचुलेंस के माध्यम से हो, तो दोनों तरीके से वो गैस को रिलीज करेगा। भोजन करने के बाद जिनको ब्लॉटिंग का इश्यूज होता है, पेट फूल जाता है जिनका, वो लोग आधे चम्मच अजवाइन को, वही जो सॉल्टी अजवाइन को आप खाना खाने के बाद लेते हैं, तो वो आपको बहुत, आपकी गट हेल्थ को बहुत इंप्रूव करेगा। आप देखेंगे नेचुरली कि आपका जो पेट फूल रहा था, कुछ ही दिनों में आपके अजवाइन गरम, मतलब भुनी हुई अजवाइन के प्रयोग से वो जो ब्लॉटिंग वाली समस्या थी वो धीरे धीरे शांत होने लगी है। अजवाइन का फर्क ना बहुत जल्दी दिखता है, मतलब अजवाइन एक बहुत ही इफेक्टिव सुपर फूड है, वो तुरंत ही रिजल्ट देता है।
कभी रात में आपने हैवी खाना खा लिया है और आपको नींद नहीं आ रही है, आपका जो पित्त है खाया हुआ है वो पूरा लेटते ही साथ ही ऊपर आ रहा है, गले पे आ रहा है, तब भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं कि आप है ना आधे चम्मच अजवाइन को गर्म पानी के साथ ले लें, तो तुरंत ही आपका जो खाना ऊपर आ रहा था वो मतलब जो पित्त वाली समस्या थी वो शांत हो जाएगी और आपको नींद जो है वो रिलैक्स होगी। फिर बात करते हैं हम अजवाइन हुआ, जीरा हुआ, सौंफ हुआ, और जैसे जिनको मंद अग्नि मतलब खाना ही नहीं पचता, बोलते हैं कि मुझे इच्छा ही नहीं होती, इच्छा भी होती है तो हमारा खाना ही नहीं पचता, थोड़ा बहुत जैसे इच्छा करके खा भी लिया तो उनका खाना ही नहीं पच रहा है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं कि मंद अग्नि। उस कंडीशन में आप है ना, आयुर्वेद में बोला गया है लवण अदरक, मतलब लवण मतलब नमक, सेंधा नमक, और अदरक मतलब जो हमारा जिंजर आता है वो। तो आप अदरक के 1 इंच का टुकड़ा अदरक का लें, उसको अच्छे से कूट लें, क्रश कर लें और उसका रस ले लें, और रस में पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब ये सेंधा नमक डाल के आप उसको लेंगे, तो वो आपकी जो मंद अग्नि वाली समस्या हो रही है उसको बहुत बहुत अच्छे से ठीक करेगा। और जैसे को अजीर्ण हो जाता है बहुत ज्यादा, मतलब खाया और वो बिल्कुल पच ही नहीं रहा है, अजीर्ण हो गया, खट्टी डकारें आ रही हैं, तो उनमें ना आयुर्वेद कहता है उष्ण उदक मतलब गर्म जल, गर्म जल उस अजीर्ण को, जो अभी अपन बात कर रहे थे कि सॉल्ट क्या करता है, इम्प्योर जो हमारी गंदगी को नीचे की तरफ ले जाता है और एनएस के माध्यम से बाहर निकाल देता है, तो जो उष्णोदक रहता है वो उष्णोदक अजीर्ण को धीरे धीरे शांत करता है और बाहर निकाल देता है। जिनको मंदाग्नि है वो लवण अदरक का इस्तेमाल करें, और जिनको अजीर्ण की समस्या हो रही है वो उष्ण जल का प्रयोग करें। मंद अग्नि में हमें लवण अदरक की इस्तेमाल करना है और अजीर्ण में हमें उष्ण जल का इस्तेमाल करना है। अब हम फूड आइटम्स की बात करें कि हम क्या खाएं। सबकी ये मतलब एक कॉमन प्रॉब्लम होती है कि हमें फ्रूट्स कब लेने हैं। तो फ्रूट्स जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू आपकी मतलब वही डोज के अकॉर्डिंग लिया जाता है। यदि आपका पित्त शरीर में बढ़ा हुआ रहता है तो आप है ना मॉर्निंग आवर्स में फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और यदि आपका कफ बढ़ा हुआ है तो आप डे टाइम 11 बजे के लगभग आप 11 से 3 के बीच में आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कैसे डिसाइड करें कि हमारी बॉडी में कफ बढ़ा हुआ है या पित्त बढ़ा हुआ है। जिनके पित्त बढ़े हुए होते हैं वो थोड़ा सा एंग्री नेचर के होते हैं, थोड़ा उनकी पित्त में मतलब एसिड ज्यादा बनता है, गैस की समस्या, ब्लॉटिंग की समस्या बहुत ज्यादा होती है उनको। और जिनका कफ बढ़ा हुआ होता है उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या, उनका है ना कफ मतलब शरीर में सर्दी खांसी जल्दी से हो जाना, कोई भी सिट्रस फ्रूट ले लिया उनको कफ पकड़ जाना, गला पकड़ जाना, तो वो लोग कफ प्रकृति के होते हैं। तो उन लोग डे टाइम में इस्तेमाल करेंगे 11 से 3 के बीच में, और जिनका पित्त बढ़ा हुआ है वो लोग मॉर्निंग आवर्स में इस्तेमाल करेंगे जब अपन ब्रेकफास्ट करते हैं तब। ये हमारा मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि फ्रूट्स का इस्तेमाल कब किया जाए। तो फ्रूट्स में क्या होता है, नेचुरल शुगर होता है। नेचुरल शुगर जैसे जिनकी शुगर भी हाई है तो वो उन फ्रूट्स का इस्तेमाल करें जिनमें शुगर कम मात्रा में होती है। उनके लिए सिट्रस फ्रूट, पपाया, गुआवा, ये जिनमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है वो फ्रूट्स ज्यादा अच्छे होते हैं। जनरली डायबिटिक तो और हाइपरटेंसिव आज की डेट में हर कोई हो गया है, तो जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं या डायबिटीज जिनको है वो सिट्रस फ्रूट का इस्तेमाल, जिनमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा है जो कि आपकी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा, उन फ्रूट्स का इस्तेमाल करेंगे। और उनमें जो उनका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कि वो पचने में आपको मतलब आपकी शुगर लेवल को मेंटेन रखेंगे, वो आपकी शुगर को स्पाइक नहीं करेंगे। तो सिट्रस फ्रूट में मौसम्बी बहुत अच्छा होता है, आंवला बहुत अच्छा होता है, गुआवा में विटामिन सी एंड